हो गया, चलो। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। हो गया जब प्रभु ही अपना, कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है, अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन के गागर में समाता जा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों मस्ती मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस काम की ये सल्तनत संसार की, ये सल्तनत संसार की। जिंदगी जीने का हमको है मजा अब आ रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में। ऐसा साथी किसका होगा, रहे सदा जो साथ में। भव से पार लगा दे नैया, स्वर्ग दे सौगात में, जो स्वर्ग दे सौगात में। एक समंदर प्यार का है, आँखों में लहरा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा।
जैसे हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें, प्यार में ऐसे बांधा बना के अपना हमें। कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। गाइए गुणगान प्रभु का बन सचेतन आत्मा, गाइए गुणगान प्रभु का बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। परवाने तू
शांति। कनेक्ट वन ट्रेनिंग के 10th डे में आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नई एंट्रीज़ करना सीखेंगे, लेकिन कल हमने देखा कि कलेक्शन बॉक्स, जिसको हम भंडारी कहते हैं, उसकी एंट्री कैसे करनी है, और साथ में बैंक से जब हम पैसा निकालते हैं, जिसको हम कैश विड्रॉ कहते हैं, तो वो एंट्री कैसे करनी, और साथ साथ नॉर्मल जो भी हमारी कैश बुक की एंट्री होती है, चाहे वो राशन की है या पर्सनल आइटम्स की है, वो एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। तो कल हमने इसके बारे में जाना। तो आज हम जो जानने वाले हैं कि एंट्रीज़ कैसे करनी है, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक तो डोनेशन, जो भी बाबा के यज्ञ में, चाहे कोई कैश में या कोई चेक के थ्रू या ऑनलाइन कोई भी पैसा यज्ञ में देता है, जिसको हम डोनेशन कहते हैं, उस डोनेशन की एंट्री हमें कैसे करनी है। और इसके साथ साथ गिफ्ट डोनेशन और डोनेशन इन काइंड, गिफ्ट लेटर, गिफ्ट जो भी कोई भी आइटम्स बाबा के यज्ञ में, चाहे वो एसी हो, चेयर्स हो, टेबल हो, कुछ भी बाबा के यज्ञ में जो देते हैं उसको हम गिफ्ट बोलते हैं, डोनेशन इन काइंड। उसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसके साथ साथ जो भी हमारे खर्चे होते हैं, जिसके हमें बिल्स नहीं मिलते हैं, जिसको हम नोटबुक एंट्री कहते हैं, जिसमें हम मिल्क है या वेजिटेबल्स है, ज़ेरॉक्स है, कन्वीनियंस है, जो भी है उसकी एंट्री हम कैसे करें, नोटबुक के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ इंटरनल ट्रांसफ़र, जो बीके सेंटर टू बीके सेंटर या किसी भी सेंटर का बीके टू बीके जो ट्रांसफ़र, इंटरनल ट्रांसफ़र होता है, तो उसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले अभी हम बात करने जा रहे हैं कि डोनेशन जो बाबा के यज्ञ में बाबा के यज्ञ में जो भी पैसा आता है, उसकी हमें एंट्री कैसे करनी है। बीकेस में अगर हम देखें कि बीकेस में तो भंडारी सिस्टम है, तो कैश का इतना नहीं रहता है, क्योंकि जो भी कैश आता है वो हम भंडारी में ही दिखाते हैं। बट जहाँ पर बाकी आरएएफ है या ट्रस्ट है, वहाँ पर हमें कैश में डोनेशन दिखाना होता है। तो अभी कैश का बीके में तो कम होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास भंडारी है। तो सबसे पहले डोनेशन की जो हम एंट्री करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम न्यू में जाएंगे कोई भी नई एंट्री करने के लिए, और इसमें हम लिखेंगे डोनेशन। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो चीज़ें आ रही हैं, एक है डोनेशन और एक है डोनेशन इन काइंड। तो डोनेशन में हम जो दिखाते हैं वो है कैश में जो भी पैसा हमारे पास आता है, बाबा के यज्ञ में पैसा जो आता है, उसकी एंट्री हम डोनेशन में करते हैं। और डोनेशन इन काइंड में जो भी बाबा के घर में आइटम्स आती हैं, जैसे बताया एसी आता है, टेबल, चेयर, सोफ़ा, कुछ भी ऐसी, कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब बाबा के यज्ञ में जो भी चीज़ें कोई भाई बहन नया देता है या पुराना देता है, उसकी एंट्री हम डोनेशन इन काइंड में करेंगे। आइटम्स की एंट्री डोनेशन इन काइंड में, और कैश की एंट्री, पैसे की एंट्री हम करते हैं डोनेशन में। तो सबसे पहले अभी हम जानेंगे कि डोनेशन की एंट्री कैसे करनी है। तो इस डोनेशन की एंट्री के लिए सबसे पहले आता है वॉचर डेट। तो वॉचर डेट में मान लीजिए, कैश की अगर हम बात नहीं करें, अगर हम मान लीजिए चेक की बात करते हैं, चेक में आपको वॉचर डेट में जिस डेट में बैंक से हमारा चेक क्लियर हो रहा है, मान लीजिए आपको किसी भाई बहन ने चेक दिया 10 तारीख को, लेकिन आपने उस चेक को बैंक में जमा किया 12 तारीख को, और वो चेक बैंक में क्लियर हो रहा है 15 तारीख को। तो आप जो उसकी एंट्री करेंगे, वो आप एंट्री करेंगे 15, मान लीजिए जुलाई का महीना है, तो 15 जुलाई को आपका जब चेक बैंक से क्लियर हो रहा है, उस दिन आप इसकी एंट्री करेंगे। तो मान लेते हैं कि 10 तारीख का चेक था, और वो चेक बैंक में हमारी पासबुक में जो उसकी एंट्री हो रही है वो 15 तारीख को हो रही है, तो हम 15 तारीख को इसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद है कि किसने हमें चेक दिया। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है ऐड डोनर और एक है मैनेज डोनर। तो सबसे पहले अगर
मान लो किसी व्यक्ति ने चेक दिया, फर्स्ट टाइम चेक दिया है और हमारे पास उसका डिटेल नहीं है, तो हम उसको ऐड डोनर करेंगे। तो ऐड डोनर में हम उस व्यक्ति का डिटेल भरेंगे। मान लीजिए हम नाम भरते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे डोनेशन दिया है। उसके बाद इसमें हम मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन नेम अगर उसका हमारे पास अवेलेबल है या डेजिग्नेशन है तो ये ऑप्शनल है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन या डेजिग्नेशन, ऑक्यूपेशन, ये सब ऑप्शनल है, बट जो भी रेड कलर में होता है वो मैंडेटरी होता है, वो कंपलसरी हमें लिखना ही है। तो इसमें नाम लिखा, उसके बाद मेल फीमेल, इसमें आप देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आता है एड्रेस। तो एड्रेस में उस व्यक्ति का जो भी आधार कार्ड में या आधार कार्ड में जो उसका एड्रेस होता है वो हम इसमें लिखेंगे। तो हमने ये एड्रेस इसमें लिखा। तो ये हमने उसका रेजिडेंस एड्रेस इसमें लिख दिया है। अगर उसका हमारे पास ऑफिस एड्रेस है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज रेजिडेंस एड्रेस हमने उसमें लिखा है। तो सबसे पहले हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें डाली, जिसमें हमने उनका नाम डाला, फिर हमने उनका एड्रेस मेंशन किया, फिर उसके बाद उनका आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। फ्यूचर में हमें कुछ भी पूछना है तो हमारे पास उनका डिटेल होगा तो बेटर है, तो हम उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास उनकी ईमेल आईडी है तो हम वो भी इसमें एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आता है जर्नल। जो भी डोनेशन हमारे पास आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास आज की डेट में अकॉर्डिंग टू जो भी गवर्नमेंट के लॉज हैं उसके मुताबिक हमारे पास उनका यूआईडी नंबर मीन्स आधार कार्ड नंबर, और उनके पैन कार्ड दोनों का कॉपी भी, और उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीके में हम कोई भी डोनेशन जो पर्सनल नाम पे है, सिर्फ वही डोनेशन हम इसमें ले सकते हैं। इसकी पहचान कि उस व्यक्ति ने जो हमें चेक दिया है वो उसका पर्सनल है या कंपनी का है या किसी ट्रस्ट का है। कोई भी कंपनी या ट्रस्ट का या फर्म का चेक हम बीकेज में नहीं ले सकते हैं। तो उसकी पहचान के लिए आपको उसका जो पैन कार्ड की जो आप कॉपी लेते हैं, उसका जो फोर्थ लेटर है पैन कार्ड का, पैन नंबर का जो फोर्थ लेटर है वो पी होना चाहिए। पी फॉर पेरिस, पी मतलब पर्सनल। तो जो उसका पैन नंबर है वो उसका पर्सनल होगा, तो इसलिए जो फोर्थ लेटर आएगा वो पी के नाम से आएगा। तो इसीलिए हमें उनका यूआईडी नंबर और पैन नंबर लेना बहुत आवश्यक है। और कोशिश करें उनका हमें पैन कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी अपने पास ज़रूर रखें, ताकि इन फ्यूचर में हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर हम उनका पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर यहाँ पर हम एंटर करेंगे। उसके अलावा अगर उनका हमें डेट ऑफ बर्थ या ब्लड ग्रुप हमें उनका प्राप्त होता है तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेटस में अगर वो बीके हैं तो बीके में डेट ऑफ बर्थ ये सब ऑप्शनल है। अगर आपके पास उसका डिटेल अवेलेबल होता है तो आप इसमें डाल सकते हैं। बीके टाइटल में वो अदर कुमार है या कुमारी है, अगर उसके बाद वो सेंटर पर क्लास करते हैं तो ये सब डिटेल हम उसमें डाल सकते हैं। अगर वो वेल विशर है तो वेल विशर है मतलब संबंध संपर्क में अगर वो हमारे हैं तो वो हम डाल सकते हैं। और उसके बाद डेट ऑफ कॉन्टैक्ट, कब वो हमारे कॉन्टैक्ट में आए। उसके बाद स्पेशल कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो हम डाल सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है। तो इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। हमने इस एंट्री को सेव किया। तो अभी हम उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लेंगे। तो उसका नेम, उसका एड्रेस, सिटी, पैन नंबर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आता है मोड मतलब उसने हमारे यज्ञ में या हमारे बैंक में हमें कैसे पैसा दिया। कैश में दिया,
चेक में दिया, डीडी में दिया, आरटीजीएस से दिया, नेफ्ट से दिया, या कैश टू बैंक किया, या एमओ किया, या सीबीएसई किया। जनरली अभी लॉकडाउन के पीरियड में कैश तो बाबा के यज्ञ में नहीं आ रहा है, या तो चेक के थ्रू आ रहा है या ऑनलाइन पेमेंट। अगर बैंक में ऑनलाइन कई भाई बहन पैसा डाल रहे हैं, चाहे वो फ़ोन पे से डाल रहे हैं, चाहे वो भीम से डाल रहे हैं, चाहे वो गूगल पे से डाल रहे हैं, तो वो सब एंट्रीज हम नेफ्ट में करेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास वो सब ऑप्शंस नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी फ़ोन पे और ये सब गूगल पे की बहुत सारी ऐप्स हैं, तो वो सब एंट्रीज हम नेफ्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक की एंट्री जानेंगे कि अगर कोई चेक हमारे पास देता है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि वॉचर डेट में हम वो डेट डालेंगे जिस डेट में हमारी पासबुक में वो चेक क्लियर हो रहा है। उसके बाद उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति ने हमको चेक दिया, उस चेक को कौन से बैंक का था। मान लीजिए वो चेक एसबीआई का था, तो एसबीआई, और उसकी ब्रांच कौन सी है, किस ब्रांच का वो चेक है, अर्थात उसका किस ब्रांच में अकाउंट है एसबीआई का। मान लेते हैं कि हरिनगर में उसका अकाउंट है। उसके बाद उसका चेक नंबर। ये सब डिटेल लेने के लिए आपको चेक की कॉपी रखना बहुत आवश्यक है, तभी आप ये डिटेल उसमें भर सकते हैं, नहीं तो आपको ये डिटेल भरने में दिक्कत आएगी। तो आप जब भी चेक आपके पास आता है तो आप तुरंत उसको या तो स्कैन कर लीजिए, या उसका फ़ोटोकॉपी अगर आप रखेंगे तो आप अकाउंट में भी उसको लगा सकते हैं। तो चेक, उसके बाद हम उसका चेक नंबर डालेंगे। उसके बाद आता है चेक डेट और क्लियर डेट। चेक डेट, जिस डेट का उन्होंने चेक काटा है, चेक बनाया है, और क्लियर डेट, जिस दिन हमारे बैंक से वो चेक क्लियर हुआ है। तो चेक डेट में हमने बात किया था, मान लीजिए 10 तारीख का चेक था, 10 तारीख का उन्होंने हमें चेक दिया, 12 तारीख को हमने बैंक में डाला और 15 तारीख को हमारे बैंक से वो क्लियर हुआ। तो हमारा जो क्लियरिंग डेट आएगा, जो हमारा वॉचर डेट होगा, वही हमारा क्लियरिंग डेट होगा। तो चेक डेट में जिस दिन उन्होंने हमें चेक दिया, जिस डेट का, और क्लियरिंग डेट में जिस दिन हमारे बैंक से वो चेक क्लियर हुआ, वो हम डालेंगे। उसके बाद आता है बैंक नेम। जनरली यहाँ पर हमारे पास जो सेंटर्स में बैंक अकाउंट होते हैं वो एक ही होता है, बट हमारे पास 2 अकाउंट है, तो आपको ये शो करेगा कि आपने किस बैंक में उस चेक को जमा किया, पीएनबी में जमा किया है या स्टेट बैंक में। अगर आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है संस्था का, तो आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी शो करेगा। पर हमारे पास 2 हैं, तो इसलिए हमारे पास शो कर रहा है। तो पंजाब नेशनल बैंक में मैंने वो चेक जमा किया। उसके बाद हम अमाउंट डालेंगे, कितनी अमाउंट का उन्होंने चेक दिया था, और पर्पस में हमारे पास जर्नल आएगा। तो इस प्रकार से हमें ये डोनेशन की एंट्री करनी है। जो हमने ऐड डोनर किया, तो ऐड डोनर में उस व्यक्ति का हमारे पास डिटेल नहीं था, इसलिए हमने डाला। और मैनेज डोनर में हमारे पास ऑलरेडी उसका डिटेल है, बट थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन करना है, या पैन नंबर डालना है, या आधार नंबर डालना है, या उनका कुछ एड्रेस चेंज हो गया है, वो हमें डालना है। तो उसके लिए हमें मैनेज डोनर करना है। तो मैनेज डोनर में ऑलरेडी उनका डिटेल हमारे पास है, जस्ट हमें उसको खोलकर उसको एडिट करना है। मान लीजिए हमें किसी का डिटेल इनका एडिट करना है, आशा का, तो इसको आप खोलेंगे और इसको जैसे हमने अभी किया ऐड डोनर की तरह, उसकी तरह ही आप इसमें उनके इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो भी एड्रेस है या कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपको चेंज करना है मैनेज डोनर में, वो आप कर सकते हैं। तो ऐड डोनर में हम किसी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी है, इसलिए करते हैं। और मैनेज डोनर में हमें किसी का डिटेल हमारे पास है, बट उसको हमें करेक्ट करना है या एडिट करना है, तो उसके लिए हम मैनेज डोनर करते। तो ये हमने चेक की एंट्री किया, जो हमें चेक कोई देता है। और नरेशन में अगर आपको कोई उनका डिटेल डालना है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आता है, जैसे अभी हमने बात किया कि अगर कोई हमें ऑनलाइन पेमेंट बाबा के यज्ञ में हमें देता है, चाहे वो
फ़ोन पे से देता है, चाहे वो गूगल पे से देता है या भीम से, कोई भी जो ऑनलाइन प्रोसीजर है उससे हमें देता है ऐप से, तो उसके लिए हमें नेफ्ट में हम उसका एंट्री करेंगे। तो नेफ्ट में जब हम उसका एंट्री करेंगे तो इसमें भी वही चीज़ें डिटेल हमसे पूछेगा। उनका बैंक नेम क्या है, तो इसके लिए आपको पहले से ही जो भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता है, तो सबसे पहले आपको किसी से भी जब ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, आपको लेना ही है। कई बार पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद भाई बहन बोलते हैं कि दीदी हम आपको पैन कार्ड की कॉपी नहीं दे सकते, हम आपको आधार कार्ड की कॉपी नहीं दे सकते हैं, हम आपका अपना पर्सनल डिटेल आपको नहीं दे सकते हैं, तो वो फिर हमें दिक्कत करेगा। तो कोई भी पैसा बाबा के यज्ञ में लेने से पहले आप उनका नेम, एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लेना बहुत ज़रूरी है। तो मान लेते हैं उन्होंने ऑनलाइन हमें पेमेंट ट्रांसफ़र किया, तो इसमें हम बैंक नेम में उनका जो भी बैंक से उन्होंने ट्रांसफ़र किया वो हम लेंगे। फिर कौन सी ब्रांच से किया वो हम डिटेल, जैसे हमने चेक में लिया, लेकिन यहाँ पर चेक नंबर की बजाय रेफरेंस नंबर है जो आपकी पासबुक में डिस्प्ले होगा। जैसे कोई अगर फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करता है तो यूपीआई करके उसके बाद उसका कोड आता है 1357, कुछ भी कोड आता है, तो रेफरेंस नंबर आपकी पासबुक में आपको डिस्प्ले होगा, जिसको हम रेफरेंस नंबर बोलते हैं। तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर डेट, जिस दिन पैसा डाला उसी दिन वो क्लियरिंग होगा। तो मान लेते हैं 15 जुलाई को ही पैसा डाला और 15 जुलाई को ही वो चीज़ क्लियर हो रही है, तो इसीलिए हमें 15 जुलाई को ही उन्होंने पैसा डाला और क्लियरिंग भी सेम डेट में होगा। उसके बाद बैंक ऑटोमेटिकली आएगा अगर आपका एक ही बैंक है, और अमाउंट फिर जर्नल। तो ऐसे हमें जो भी ऑनलाइन हमें पैसा देते हैं उनकी एंट्री हमें इसमें करनी है। बाकी कैश का तो वीके में हमारे रहता ही नहीं है, क्योंकि हमें कैश तो भंडारी में ही शो करना होता है। बाकी कोई अगर कैश टू बैंक, कई बार क्या होता है, कई भाई बहन हमारा बैंक अकाउंट लेते हैं, बैंक में जाते हैं और हमारे बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, तो उसके बिहाफ पे हमें क्या करना होगा, कैश टू बैंक करेंगे, उस व्यक्ति का सेम डिटेल ऐसे ही डालेंगे और रेफरेंस नंबर वो जो होता है वो आता है पासबुक में, वो हम इसमें डालेंगे और फिर बैंक को हम चूज़ करेंगे जो भी बैंक हम करते हैं। तो ऐसे ही हम इसके बाद जो भी एंट्री हमने किया है इसको हम सेव कर देंगे, तो वो एंट्री हमारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ का ऐसे हमें डोनेशन की एंट्री करनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन इन काइंड। तो डोनेशन में हमें जो कैश देते हैं, या चाहे वो चेक के थ्रू देते हैं, चाहे वो कैश के थ्रू देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन के थ्रू देते हैं, उसकी एंट्री हम डोनेशन में करेंगे। अभी हम जानते हैं कि कोई भी बाबा के घर में जो भी डोनेशन इन काइंड मतलब गिफ्ट देते हैं, चाहे वो एसी हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, कुछ भी हमें देते हैं, उसकी एंट्री हमारे पास कैसे होगी। तो इसके लिए हमें डोनेशन इन काइंड में जाना है। तो डोनेशन इन काइंड में जब हम जाते हैं तो उस चीज़ का हमें पर्टिकुलर डिटेल्स होना हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो आइटम चाहे वो नई है चाहे पुरानी है, अगर नई आइटम आती है तो उसके बिल में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि वो चीज़ कौन सी है, कौन सी कंपनी की है, क्या उसका मॉडल है, तो वो सब हमारे पास होता है। और दूसरा, अगर कोई हमारे पास पुरानी चीज़ आती है तो उसकी आइटम पर भी मेंशन होता है कि वो क्या चीज़ हमारे पास आई है। लेकिन हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि कोशिश करें, अगर कोई भाई बहन नई चीज़ हमें देते हैं डोनेशन इन काइंड में, तो कोशिश करें कि आप उनसे पैसा चेक के थ्रू लें और उस चेक को हमारे बीके के अकाउंट में डालें और बाबा के यज्ञ से
ब्रह्मा कुमारीज के नाम से अगर आप वो आइटम को खरीदेंगे तो इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, मान लीजिए हमने एसी, किसी व्यक्ति ने हमें एसी डोनेशन में दिया, तो जो बिल होता है वो उस व्यक्ति के नाम पर होता है। मान लो परमजीत के नाम पे हमने वो बिल, उसका एसी का बिल हमारे पास आया, तो उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो उसी व्यक्ति का होता है। और उस आइटम की जो वारंटी होती है, गारंटी होती है, वो 5 साल की होती है। तो जब 5 साल की वो होती है तो वो आप देखेंगे जब भी हम कंप्लेंट करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो हमसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगता है। तो अगर हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं होगा और वो किसी पर्सन का होता है, मान लो 3 साल के बाद हमें हमारी आइटम में कोई प्रॉब्लम आता है, तो कई बार हो सकता है हमें याद भी ना हो कि इस व्यक्ति ने हमें ये आइटम दिया था। तो जब हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो वो कंप्लेंट कई बार हमारी वहाँ पर नहीं होती है। तो कोशिश करें कि जो भी भाई बहनें अगर हमें नई चीज़ हमें यज्ञ में देना चाहते हैं, तो कोशिश करें उनसे आप पैसा लें, उस पैसे को आप बैंक में जमा करें और अपने पासबुक, अपनी चेक बुक से, संस्था की चेक बुक से आप वो डोनेशन की आइटम लेंगे तो इजी होगा। मान लीजिए हमने किसी ने गिफ्ट में एयर कंडीशन दिया, एसी हमें डोनेशन में दिया, तो उसके बाद आता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में कितनी उन्होंने आइटम्स दिया, मान लीजिए एक उन्होंने क्वांटिटी में हमें एक एसी डोनेशन में दिया। पर्पस में जर्नल आएगा। उसके बाद रिमार्क्स में अगर आप कुछ डालना चाहें कि कुछ भी अगर आप रिमार्क्स में अपने लिए डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम ओके करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स खुलेगा जिसमें वो एसी का हमसे डिटेल मांगेगा। सबसे पहले आता है कंपनी और उसके बाद आता है मॉडल। जैसे एसी है, एसी की कंपनी जैसे हिटाची का आता है और एलजी का आता है और सैमसंग के आते हैं, वोल्टास के एसी आते हैं। तो कंपनी में किस कंपनी का वो एसी है तो वो डिटेल हम डालेंगे। मान लीजिए हमारा एसी हिटाची का है तो कंपनी में हम हिटाची डालेंगे। उसके बाद आइटम मॉडल में हम डालेंगे, जैसे एसी है तो कितने टन का है, मान लीजिए एसी हमारा 1.5 टन का है तो इसमें हम 1.5 टन डालेंगे। मान लो कोई हमें मोबाइल गिफ्ट में देता है, तो जैसे रेडमी का मोबाइल है तो हम इसमें कंपनी में डालेंगे रेडमी नोट 8 प्रो, और मॉडल में डालेंगे लाइक ड्यूल सिम है या सिंगल सिम उसमें डल सकता है तो वो हम इसमें डालेंगे। तो कंपनी में जिस कंपनी की वो आइटम है वो हम डालेंगे और मॉडल में उसके क्या फीचर्स हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं। मान लो कई बार कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनका मॉडल नहीं होता है, मान लीजिए प्लास्टिक की चेयर्स हैं, कोई बाबा के यज्ञ में देता है तो कंपनी में वो नीलकमल आ सकता है, या अगर लोकल चेयर्स हैं तो लोकल आ सकता है। तो मॉडल में आप डैश भी डाल सकते हैं अगर आपको उस आइटम के बारे में नहीं पता, या फिर आप प्लास्टिक है जैसे प्लास्टिक भी उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आता है इंश्योरेंस अमाउंट। अगर कोई आइटम हमें नहीं देता है, न्यू आइटम देता है, तो उसकी आइटम का जो वैल्यू है, प्राइस है, वो नए बिल पर जो भी बिल इशू होता है वो होगा, तो वो अमाउंट आप उसमें डाल सकते हैं। बट अगर कोई हमें पुरानी आइटम बाबा के घर में देता है तो उसकी अमाउंट हमें कैसे निकालनी है। अगर आज हम उस आइटम को बाहर बेचने जाएं, मार्केट में बेचने जाएं, तो उसकी क्या अमाउंट हमें मिलेगी तो वो प्राइस हमें यहाँ पर डालनी होगी। न्यू अगर आइटम है तो उसका प्राइस तो बिल पर मेंशन ही होगा। अगर कोई पुरानी आइटम अगर हमें कोई देता है तो उसकी अमाउंट हमें इसमें अगर हम मार्केट में उसको बेचने जाएं तो उसकी प्राइस हमें क्या मिलेगी वो हमें डालनी है। मान लीजिए हमें किसी ने एसी पुराना दिया है, तो आज की डेट में अगर मैं उसको बेचने जाऊं तो मान लीजिए उसकी वैल्यू 15,000 है, तो वो इंश्योरेंस अमाउंट 15,000 होगी। लेकिन अगर कोई भाई बहन हमें गिफ्ट में कोई आइटम देता है तो जो बिल है वो अगर नई आइटम हमें देता है तो उसका जो बिल का नाम है वो उस व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए, ना कि यज्ञ के नाम पर।
क्योंकि कई बार क्या होता है, भाई बहन कहते हैं बिल तो हमारे नाम पर है, मतलब संस्था के नाम पर है, बीके के नाम पर है, लेकिन पेमेंट उस व्यक्ति ने किया है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। अगर कोई थोड़ी अमाउंट है 5,000 6,000, वो तो फिर भी चलो हो सकता है, परंतु अगर 10,000 से ऊपर आइटम है तो हम 10,000 से ऊपर चेक पेमेंट ही कर सकते हैं, कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई नई आइटम कोई बाबा का बच्चा या कोई भी देता है तो वो बिल उसी के नाम पर होना चाहिए अगर वो व्यक्ति खरीद कर देता है, परंतु कोशिश करें कि अगर वो बाबा के यज्ञ से ही, अकाउंट से ही वो खरीदा जाए। तो अगर वो पुरानी आइटम है तो जिस दिन वो बाबा के घर में आई वो डेट हम इसमें डालेंगे। मान लीजिए 24 जून को उस व्यक्ति ने आइटम हमें दिया, अगर वो नई आइटम है तो उसका डेट उस बिल में होगा। अगर किसी ने पुरानी आइटम दिया है तो हमें उसको जिस डेट में वो हमारे पास आया है वो हम इसमें डालेंगे। उसके बाद ये सब डिटेल्स डालने के बाद हम इसको सेव करेंगे। अगर आपके पास वारंटी पीरियड का कुछ डिटेल है या सीरियल नंबर कुछ है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो जो भी रेड कलर में है आइटम, मॉडल, जैसे कंपनी है, जो भी रेड कलर में आपको शो हो रहे हैं ये आपको मैंडेटरी हैं, इसकी एंट्री आपको करना ही है। तो हमने सेव किया तो एसी की डिटेल हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। अब नेम में जिस व्यक्ति ने हमें ये डोनेशन में दिया है, जैसे हमने पहले डोनेशन की एंट्री को जाना कि कोई भी एड्रेस बुक में हमें वो एंट्री कैसे करनी है व्यक्ति की, तो वो हम यहाँ पर अगर उस व्यक्ति का डिटेल हमारे पास नहीं है तो हम ऐड डोनर के नाम से एंट्री करेंगे, और अगर हमारे पास है डिटेल हमें करेक्ट करना है तो मैनेज डोनर करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है तो वो हम डिटेल डालेंगे, और जो हमने अंदर डेट डाली एंट्री के टाइम पर कि वो किस डेट में हमारे पास आइटम आई, तो वो आइटम डेट हम जैसे हमने डाला 24 जून को ये आइटम हमारे पास आई तो वो हम डिटेल इसमें डालेंगे। और उसके बाद नरेशन में अगर हमें कुछ रेफरेंस देना है, कुछ भी देना है तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम इस एंट्री को सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद वो डोनेशन इन काइंड में जो भी हमारे पास आइटम आई है तो वो हमारे पास रिकॉर्ड में, कैश बुक में वो एंटर हो जाएगी। परंतु दो चीज़ें हमने जानी, डोनेशन और डोनेशन इन काइंड के बारे में। डोनेशन में हम कैश का लेन देन करते हैं, जिसमें हम कैश का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी एंट्री करते हैं। और उसके बाद डोनेशन इन काइंड में हमारे पास कोई भी बाबा के यज्ञ में कोई एसी या कोई भी आइटम हमारे पास आती है तो वो हम इसमें एंट्री करते हैं, जिसमें हम सारा डिटेल हमारे पास होना चाहिए। और कोशिश करें कि वो बाबा के यज्ञ से ही खरीदें। लेकिन अगर कई भाई बहन नहीं मानते हैं, चीज़ देना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है कि वो जो बिल है वो बिल उस व्यक्ति के ही नाम पर होना चाहिए, ना कि संस्था के नाम पर, क्योंकि अगर संस्था के नाम पर आएगा तो अकाउंटिंग में दिक्कत आएगी। तो हाँ, अगर आप उस व्यक्ति का अगर आप लेते हैं और बीके के नाम पर अगर आप लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति को चेक देना पड़ेगा उतनी ही अमाउंट का। मान लीजिए पैसा पेमेंट उस व्यक्ति ने किया लेकिन बिल संस्था के नाम पर है। मान लीजिए वो संस्था के नाम पर बिल है और वो 10,000 का बिल है, तो आपको अगर वो बिल संस्था के नाम पर है तो उसी अमाउंट का 10,000 का चेक आपको बनाकर उस व्यक्ति को देना होगा। और जिस डेट में वो चेक क्लियर होगा फिर उसी डेट में आपको उस गिफ्ट की एंट्री करनी होगी। तो इसलिए ये डोनेशन और डोनेशन इन काइंड में हमने जाना। अभी हम जानेंगे गिफ्ट, अभी हम जानेंगे नोटबुक के बारे में। तो जो भी आइटम उन्होंने हमें दिया वो हमें गिफ्ट में फिर शो नहीं करनी है, वो हमें नॉर्मल एंट्री जैसे हम किसी भी एसी की या नॉर्मल जो हम एंट्री करते हैं वो हम एंट्री उसमें करेंगे। लेकिन अगर पेमेंट उस व्यक्ति ने किया है और जो बिल है वो भी उसी के नाम पर है तो हम गिफ्ट में एंट्री दिखाएंगे। परंतु अगर बिल जो है वो हमारे नाम पर है, मतलब संस्था के नाम पर है, और पेमेंट उसने किया है और हमने चेक बना करके उसको वो पेमेंट दे दिया है, तो जिस
पेमेंट में हमारा पासबुक में वो चेक क्लियर हो रहा है, उस भाई को दिया हुआ अमाउंट, उसी डेट में हम नॉर्मल एंट्री उसकी करेंगे। अभी हम जानते हैं तीसरी चीज़ कि नोटबुक में हमें एंट्री कैसे करनी। नोटबुक में हमें कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जिसके हमारे पास बिल्स होते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पास जिसके बिल हमारे पास नहीं होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कन्विंस है, इसमें अगर हम देखें कन्विंस में, जैसे हम कोई भी रिक्शा में जाते हैं या इधर उधर ट्रैवल करते हैं, ऑटो में जाते हैं, तो ऑटो के लिए हमारे पास ऑटो फेयर है। मान लीजिए अगर आप रोज़ ही गीता पाठशाला में जाते हैं या मार्केट जाते हैं, रोज़ आपका कुछ ना कुछ पैसा खर्च हो रहा है, तो वो आपको इसमें डालना है। मान लीजिए रोज़ हम जाते हैं तो हमारे पास जो भी पैसा अगर रोज़ हो रहा है खर्चा, तो रोज़ अगर हम डालेंगे एंट्री। अगर हफ्ते में एक बार हमारा खर्चा हो रहा है ऑटो का, तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। तो ऑटो फेयर में हम महीने का पूरा खर्चा इसमें शो करते हैं। उसके बाद इसमें आता है कोई बस में ट्रैवल किया या कन्विंस इधर उधर हम रिक्शा में गए या कहीं भी कार में, ओला में जैसे हम ट्रैवल करते हैं, कहीं भी ऐसा खर्चा कन्विंस का हमारा आने जाने का ट्रैवलिंग का होता है, तो वो हम अगर हमारा हफ्ते का है या पूरा महीने का है, जनरली ये रोज़ का ही होता है हमारा, तो ये हम रोज़ इसमें रोज़ की एंट्री इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें नोटबुक में ऐसी हैं जो हमारे पास बिल्स होते हैं, लाइक कोरियर है या पेट्रोल है या मेडिसन्स हैं, तो ये भी ऑप्शंस आप देखेंगे, मेडिसन्स भी शो कर रहा है, या हमारे पास डीजल है या कोरियर चार्जेस, इनके बिल भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप चाहें तो नोटबुक में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कैश बुक में जैसे हम न्यू में जाके एंट्री करते हैं वो भी आप कर सकते हैं, या नोटबुक में भी आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोरियर चार्जेस हफ्ते में या महीने में 2 दिन हमारा कोरियर चार्जेस का बिल है, तो आप उस डेट में, मान लीजिए 12 तारीख का हमारे पास 58 रुपीज़ का कोरियर चार्जेस था, उसके बाद 25 डेट को हमारे पास कोरियर चार्जेस का बिल था, तो वो फिर आपको जब आप नोटबुक का प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसके साथ आपको वो बिल्स को अटैच करना होगा, ताकि आप का जो अकाउंटिंग जब होगा, ऑडिट जब होगा, वो इजी हो जाए। तो कोरियर चार्जेस है, उसके बाद डीजल पेट्रोल के हमारे पास बिल्स होते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं होती है बट हम किसी की गाड़ी लेकर जाते हैं, तो उसमें हम डीजल भरवाते हैं या पेट्रोल भरवाते हैं, तो उसका बिल होता है। क्योंकि अगर वो एंट्री अगर आप कैश बुक में करते हैं तो वो आपको अकाउंट एनालिसिस में दिखाएगा कि आपके पास गाड़ी नहीं है तो डीजल का बिल कहाँ से आ गया। तो ऐसी एंट्रीज़ को फिर आपको नोटबुक में दिखानी है, ताकि यहाँ पर आपका जो भी डीजल का खर्चा है वो यहाँ पर दिखा सके। उसके बाद अगर हम फ्रूट्स का देखें, फ्रूट्स में जैसे हफ्ते में या रोज़ जैसे भी फ्रूट आता है, तो वो एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। रोज़ की एंट्री यहाँ पर हम, अगर रोज़ आ रहा है तो, अगर हफ्ते में, जनरली हफ्ते में फ्रूट आता है या वीरवार को फ्रूट आता है, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिनके बिल्स हमें प्रोवाइड नहीं होते हैं, तो वो खर्चा हम दिखाते हैं, जैसे ग्राइंडिंग चार्जेस है या फैक्स का है, कोई भी ऐसे छोटे मोटे खर्चे जो हमें बिल्स जिसके प्रोवाइड नहीं होते हैं, वो खर्चे हम यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे लॉन्ड्री का है, हम प्रेस बाहर से कराते हैं, तो हफ्ते में या रोज़ का जो भी खर्चा हमारा होता है वो हम यहाँ पर इसके जो भी पैसा हमने दिया, जिस डेट में हमने पैसा दिया, वो हम एंट्री करेंगे। या हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं लोकल ट्रेन के, उसमें भी चार्जेस कटते हैं 10 रुपये 15 रुपये, तो उस डेट में हमें वो एंट्री करना है। उसके बाद मेडिसन्स के हमारे पास बिल्स होते हैं, तो जिस डेट का हमारे पास मेडिसन्स का बिल है उस डेट में हम मेडिसन की एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कैश बुक में भी एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आता है मिल्क, दूध, क्योंकि जनरली दूध का हमारे पास बिल अवेलेबल नहीं होता है, तो सेंटर्स पर जो भी दूध आता है, हम मान के चले रोज़ ही दूध आता है या कई बार महीने में हम उसको पेमेंट करते हैं। तो जैसे आप पेमेंट करते हैं, अगर महीने में करते हैं तो लास्ट 31 को या 30th को, जिस दिन भी आप पेमेंट करते हैं, तो उस डेट में आप पूरे महीने का यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। और
अगर आपके पास रोज का दूध आ रहा है, मान के चलिए अगर 48 रुपीज़ का एक पैकेट है या जैसे भी आपके पास आता है, तो 96 रुपीज़ का हमारे पास दूध आता है। और कई बार क्या होता है कि भाई बहन हमारे पास बाबा के यज्ञ में वीरवार का भोग है तो वो दूध दे जाते हैं। तो कई बार मन में आता है कि दूध की एंट्री हम कैसे दिखाएंगे। तो उस समय हमें क्या करना होता है कि जो जितने रुपए का दूध आया है उतना पैसा हम भंडारी में दिखाएंगे, मतलब कलेक्शन बॉक्स में उतना पैसा दिखाएंगे, और फिर हमने उस दूध को खरीदा उसका खर्चा हम यहाँ पर नोटबुक में दिखाएंगे। मान लीजिए 11 तारीख को वीरवार था और उस व्यक्ति ने हमें दूध दिया, 1200 रुपये का दूध आया, तो हम भंडारी में 1200 रुपया बढ़ाएंगे और यहाँ पर 1200 रुपये का खर्चा हम दिखाएंगे। तो हमें जो चीज़ें हम डोनेशन में दिखा सकते हैं, बड़ी बड़ी आइटम्स, वो हम दिखाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों को हम नहीं दिखा सकते, तो उतनी अमाउंट का पैसा हम भंडारी में दिखाकर हमने खर्चा किया, हमने दूध खरीदा, वो हम लेंगे। लेकिन जो भी जिस भी चीज़ के बिल्स हमें प्रोवाइड नहीं होते हैं, चाहे वो दूध है, सब्जी है, तो कोशिश करें कि जो भी वॉचर आप बनाएं उन पर साइन आप उनके ज़रूर लें, मंथली का। उसके बाद इसमें जो भी हमारा दूध अगर रोज का आता है या लास्ट डे हम जो भी दूध वाले होते हैं उनको अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो हम इसमें दिखाएंगे। उसके बाद इसमें आता है पार्किंग टैक्स। जो भी हम पार्किंग कहीं करते हैं अगर उसका आपके पास बिल है या आपने खर्चा किया वो आप इसमें दिखा सकते हैं। पेट्रोल है या पोस्टल स्टैम्प हम खरीदते हैं या कोई पंचर हो गया उसका गाड़ी, क्योंकि इन सब के हमें बिल्स प्रोवाइड नहीं होते हैं। तो जो भी आपके पास बिल्स प्रोवाइड नहीं होते हैं, रिक्शा चार्जेस है, टोल टैक्स है, बट टोल टैक्स और पार्किंग के तो आजकल बिल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल भी जो हम खरीदते हैं, चाहे हम रोज़ वेजिटेबल्स खरीदते हैं या हफ्ते में वेजिटेबल जो भी हम खरीदते हैं, तो जितने भी अमाउंट का जिस डेट में हमने ख़रीदा है तो वो डेट पर हम यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद कोई वाटर बॉटल्स खरीदी या वाटर टैंकर पे खर्चा आया, कोई पानी ज़्यादा चाहिए था। और लास्ट में है हमारे पास ज़ेरॉक्स, जो भी फ़ोटोकॉपी हम कराते हैं। जनरली आजकल जिस भी दुकान से हम फ़ोटोकॉपी कराते हैं वो बिल्स हमें देते हैं। अगर फिर भी हमें बिल्स प्रोवाइड नहीं होते हैं तो यहाँ पर हम इसको जितनी भी जिस डेट में हम मुरलियाँ फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो वो हम खर्चा इसमें दिखा सकते हैं, जिस भी डेट में हमने फोटोकॉपी बाहर से कराया है। तो ये सब जो भी हमारे पास बिल्स प्रोवाइड हैं और जो हमारे पास यहाँ पर नाम शो कर रहा है, चाहे पेट्रोल है, चाहे पार्किंग है, चाहे टोल टैक्स है, वो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। और अगर हमारे पास बिल्स नहीं हैं, चाहे वो दूध का है, वेजिटेबल्स का है, लॉन्ड्री का है, अगर हमारे पास उसके बिल्स प्रोवाइड नहीं हैं पर जिस डेट में खर्चा हुआ है तो उस डेट में आप उसका कर सकते हैं। परंतु नोटबुक में जो एंट्री होती है वो हर महीने की एंट्री होती है। तो हमने अभी जो एंट्री किया वो अप्रैल महीने का किया, तो हर महीने हमें इसका खर्चा, क्योंकि हर महीने दूध आता है, हर महीने सब्जी आती है, हर महीने कोई ना कोई खर्चा इसमें लॉन्ड्री का है, चाहे आने जाने का है, ट्रैवलिंग का है, वो हमारा होता है। तो हमने एक महीने का, अप्रैल महीने का इसमें एंट्री दिखाया है। उसके बाद ये पूरा होने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव होने के बाद फिर हम नेक्स्ट मंथ का इसमें एंट्री करेंगे। हमने इसको सेव किया। उसके बाद हम अभी मई महीने में, डू यू वांट टू सेव नोटबुक एंट्री? यस, तो हम इसको सेव करेंगे और फिर हम नेक्स्ट मंथ में मई में चले जाएंगे। तो मई में जाते ही आपका मई में जो खर्चा हुआ तो वो हम कर सकते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो भी नोटबुक ब्लैंक है, खाली होता है, उसका आप पहले से ही लिस्ट परव्यू में, अगर आप मान लीजिए ये मई महीने का है और आप इसको खाली प्रिंट आउट, क्योंकि रोज़ का या महीने का या हफ्ते में खर्चा कैसे हो रहा है तो आप कैसे नोट करेंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि खाली इसका नोटबुक है तो इस लिस्ट परव्यू में अगर आप जाते हैं
तो लिस्ट प्रीव्यू में जा कर के आप इसको प्रिंट में जा कर के, प्रिंट है या क्विक प्रिंट, जो भी आपके पास प्रिंट है, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो जिस दिन आप खर्चा कर रहे हैं उस दिन की एंट्री आप इसमें कर सकते हैं, ताकि जब आप फिर नोटबुक में डेस्कटॉप कनेक्ट वन में एंट्री करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, नहीं तो याद रखना या आपको कॉपी में फिर लिखना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि आप इस नोटबुक का प्रिंट आउट निकाल लेंगे, तो इसमें आप जैसे जैसे खर्चा करते जा रहे हैं तो आप इसमें लिखेंगे तो आपको कैश बुक में एंट्री करना ईजी हो जाएगा। तो ऐसे ही मई महीने का आप इसमें एंट्री करेंगे, फिर जून महीने का, ऐसे हर महीने आपको नोटबुक में एंट्री करते जाना है। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की फिर आप इसमें एंट्री, जो जो भी आपका खर्चा होता है वो आप इसमें दिखा सकते हैं। तो आप भरने के बाद आपको जो आपने बाय हैंड लिखा है उसका कॉपी आपको नहीं लगाना है, आपने जो इसमें एंट्री किया है, एंट्री करने के बाद लास्ट में आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो ऐसे हम नोटबुक की एंट्री करते हैं, जो भी बिल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं और जिनका नेम यहाँ पर लिस्ट में शो हो रहा है उनका आप डिटेल इसमें भर सकते हैं। और अगर आप उनका डिटेल यहाँ नहीं भरना चाहते, नॉर्मल कैश बुक में एंट्री करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल या कोरियर चार्जेस, वो आप इसमें भी कर सकते हैं और नोटबुक में भी कर सकते हैं। जर्नली नोटबुक में हम उनकी एंट्रीज करते हैं जिनके बिल्स हमें प्रोवाइड नहीं होते हैं, लाइक ट्रैवलिंग है या लॉन्ड्री है, मिल्क है या वेजिटेबल्स हैं, उनकी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं। तो वो चीज़ हर महीने हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। और अगर आपको इसका ब्लैंक कॉपी चाहिए तो आप लिस्ट प्रीव्यू में इसकी कॉपी निकाल सकते हैं और एंट्री करने के बाद हम इसको सेव करेंगे तो हमारे कैश बुक में उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और हमारा वो आइटम यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो नोटबुक के बाद नोटबुक में हमें एंट्री कैसे करनी है उसके बारे में जाना। अभी हम जानते हैं कि इंटरनल ट्रांसफ़र। इंटरनल ट्रांसफ़र क्या है? मान लीजिए इंटरनल ट्रांसफ़र में जनरली दो चीज़ें आती हैं। इसमें आता है, एक है बीके टू बीके, क्योंकि हम जो इंटरनल ट्रांसफ़र मतलब अंदर ही अंदर हमें कुछ लेन देन करना। मान लीजिए एक हरिनगर सेंटर है और एक लाजपत नगर का सेंटर है। हमने हरिनगर से कुछ पैसा लाजपत नगर में ट्रांसफ़र किया, परंतु हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था हरिनगर में है वही ब्रह्मा कुमारी संस्था लाजपत नगर में ही पैसा ट्रांसफ़र कर सकती है या कोई एसेट ट्रांसफ़र कर सकती है। बीके का पैसा हम आरईआरएफ में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं या आरईआरएफ का पैसा हम बीके में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है कि बीके का ब्रह्मा कुमारी के अकाउंट का पैसा ब्रह्मा कुमारी अकाउंट में ही इंटरनल ट्रांसफ़र, जिसको हम इंटरनल ट्रांसफ़र कहते हैं, अंदर ही अंदर लेन देन करना। तो इंटरनल ट्रांसफ़र में हम जनरली दो चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक है एसेट, मान लीजिए हमारे सेंटर पर कोई एसी है या रेफ्रिजरेटर है, हमें दूसरे सेंटर को देना है तो उसकी एंट्री हम एसेट, उसको बोलते हैं एसेट है वो हमारे लिए, तो उसकी एंट्री एसेट होगा। एसेट ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंटर या टू सेंटर में एंट्री होगी। और ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंटर मतलब पैसा अगर हमने एक सेंटर से दूसरे सेंटर में ट्रांसफ़र किया तो उसकी एंट्री ट्रांसफ़र टू या फ्रॉम सेंटर में होगी। तो सबसे पहले आता है एसेट ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंटर, मतलब हमारे सेंटर से हमने दूसरे सेंटर को जो चीज़ दिया टू में, उसकी एंट्री हम करेंगे। मान लीजिए हरिनगर सेंटर ने लाजपत नगर सेंटर को कोई आइटम दिया तो उसकी एंट्री हम करेंगे एसेट ट्रांसफ़र टू सेंटर, मतलब हमारे सेंटर से दूसरे सेंटर में ट्रांसफ़र चीज़ हुई। और फ्रॉम में लाजपत नगर से चीज़ हरिनगर में आई तो उसकी एंट्री हम फ्रॉम में करेंगे। तो फ्रॉम में जो चीज़ हमारे पास आती है उसकी एंट्री एसेट ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंटर, और कोई चीज़ हमारे सेंटर से दूसरे सेंटर में जाती है तो उसकी एंट्री हम एसेट ट्रांसफ़र टू सेंटर में करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी आइटम जो हमारे सेंटर पर आई उसकी एंट्री हम जानेंगे कि कैसे उसकी एंट्री हम अपने पास करेंगे। तो सबसे पहले जिस डेट में हमने उस आइटम को आई, तो मान लीजिए हमारे पास 14 मई को वो आइटम हमारे पास आई, तो
कौन से सेंटर को? हमने वो मान लीजिए लाजपत नगर, तो लाजपत नगर, इसमें अभी हमारे पास शो करेगा एसेट मतलब गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, लाइफ स्टॉक मतलब गाय है, भैंस है, कुछ भी है। मूवेबल एसेट में लाइक एसी है, जो चीज़ मूवेबल मूव हो सकती हैं, एसी है, फ्रिज है या कूलर है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, जो ट्रांसफ़र हो सकती है, मूवेबल है। तो वो लैंड एंड बिल्डिंग जैसे प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है या एफडी है। जनरली हमारे पास या तो व्हीकल ट्रांसफ़र होता है या मूवेबल एसेट्स होती हैं या प्रॉपर्टी होता है। मान लीजिए हमारे पास मूवेबल एसेट था, वो दूसरे सेंटर में हमारे से गया, तो मूवेबल एसेट के बाद वो हमसे पूछेगा एसेट का नाम क्या है, कौन सी चीज़ आपने दूसरे सेंटर को दिया। मान लीजिए हमने दूसरे सेंटर को एसी ट्रांसफ़र किया और हमारे पास हरिनगर में मान लीजिए 3 एसी हैं, परंतु हमने वहाँ पर कितने एसी ट्रांसफ़र किए? तो हमने वहाँ पर 1 एसी ट्रांसफ़र किया, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र क्वांटिटी में हम 1 शो करेंगे। और यहाँ पर नरेशन में आप शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा एसी, जनरली यहाँ पर तो शो हो रहा है हिटाची की, अगर मान लो हमारे पास एक ही एसी है तो वो हम यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर मान लो हमारे पास 3 एसी हैं, अगर हमारे पास 3 एसी हैं तो यहाँ पर हमें उसका क्वांटिटी शो करना होगा कि कितने एसी हमने वहाँ पर, जैसे यहाँ पर हिटाची विंडो दिखा रहा है, तो जो भी एसी आपने ट्रांसफ़र किया वो नरेशन में आप डाल सकते हैं और पर्पस में आप जर्नल डाल करके इसकी एंट्री करेंगे। तो कोई चीज़ हमारे सेंटर से दूसरे सेंटर में जाती है, आइटम जाती है, चाहे वो व्हीकल है, चाहे मूवेबल एसेट है, चाहे वो लाइफ स्टॉक है, चाहे वो गोल्ड सिल्वर है, कुछ भी प्रॉपर्टी है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। तो फ्रॉम और टू में हमने जाना कि ट्रांसफ़र, कोई चीज़ हमारे पास आई और किसी सेंटर पर हमारे पास गई, तो दोनों में एंट्री सेम है। अगर किसी के पास जाती है आइटम तो हमें उसका नाम डालना है, अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो हमें अपना नाम डालना है। लेकिन सेकंड है बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र। अब इस बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र में क्या, जैसे अभी मैंने बताया, हम कई बार क्या होता है एक ही सेंटर पर 2 बीके के अकाउंट होते हैं। जैसे हमारे पास 2 बीके के अकाउंट हैं, एक है पीएनबी में और एक एसबीआई में। ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है, बीके का पैसा हम आरईआरएफ में या किसी और ट्रस्ट में हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें मधुबन में बात करना होगा, वो वहाँ से होगा। परंतु हम एक बीके अकाउंट का, अगर एक सेंटर का 2 बीके अकाउंट, 2 बैंक्स, एक बीके अकाउंट, एक बीके सेंटर का अकाउंट 2 बैंक्स में है, तो हम एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास पीएनबी और एसबीआई 2 बैंक अकाउंट हैं, तो हम पीएनबी से कुछ पैसा मान लीजिए एसबीआई में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जिस डेट में हमारे पास पैसा ट्रांसफ़र हुआ तो वो डेट डालेंगे। तो अगर आपने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र किया या चेक से पेमेंट किया, उसका चेक डाला, तो वो हम लिखेंगे। तो इसमें हम मान लीजिए चेक से हमने पैसा डाला, तो किस बैंक से किस बैंक में गया, फ्रॉम टू, किस बैंक का आपने चेक बनाया था और किस बैंक में डाला। मान लीजिए हमने पंजाब नेशनल बैंक का चेक बनाया था और बीके का ही पंजाब नेशनल बैंक है और बीके का ही एसबीआई, और एक ही सेंटर का है। या थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, एक ही सेंटर में 2 बीके अकाउंट है बैंक के, एक ही बीके अकाउंट पीएनबी में भी है, उसी सेंटर का बीके अकाउंट एसबीआई में भी है। तो मैंने पीएनबी से एक चेक काटा जिसका पैसा मैंने अपने ही बीके अकाउंट एसबीआई में डाला, तो मैं यहाँ पर एसबीआई में मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया। ये उसी सेंटर पर, उसी में ही लागू होगा जिस सेंटर पर बीके के या आरईआरएफ के 2 अकाउंट हैं, 2 डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट है, उसी में ही ये बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो आपने फ्रॉम टू बैंक पंजाब नेशनल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा ट्रांसफ़र किया, उसके बाद आप चेक नंबर जो भी है, चेक डेट मान लीजिए 10 जुलाई का चेक था और वो 15 जुलाई को चेक क्लियर हुआ, और फिर आपने कितना अमाउंट, मान लीजिए 15,000 हमने वो अमाउंट ट्रांसफ़र किया, परंतु सेम संस्था का
बैंक अकाउंट, BK टू RERF नहीं, BK टू BK एक ही सेंटर का हमने उसमें ट्रांसफ़र किया, तो उसमें आप सेव कर सकते हैं। तो ऐसे आपका जो मान लीजिए PNB में 15 लाख था, तो उसमें से 15,000 माइनस होके जो SBI का आपका अकाउंट है उसमें 15,000 आपका प्लस हो जाएगा। तो ऐसे आप बैंक टू बैंक एंट्री कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है जब हम किसी सेंटर को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, या हम इंटरनल ट्रांसफ़र में चाहे हम सेंटर को पैसा दे रहे हैं, चाहे जोन को दे रहे हैं, चाहे हम हेडक्वार्टर को दे रहे हैं, तो वो भी हमारे पास इंटरनल ट्रांसफ़र में आता है। अगर आप किसी सेंटर को या जोन को पैसा दे रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी ट्रांसफ़र टू सेंटर या जोन में, इसमें आप एंट्री करेंगे। लेकिन अगर आप हेडक्वार्टर में पैसा दे रहे हैं, अर्थात माउंट आबू में पैसा दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री होगी सेंड टू हेडक्वार्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम ट्रांसफ़र टू किसी भी सेंटर में या किसी भी जोन में अगर हम पैसा देते हैं तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी, क्योंकि ये इंटरनल ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन हमें इस एंट्री में ये ध्यान देना है कि इस एंट्री में वॉचर डेट, जिस दिन आपका बैंक से पैसा आ रहा है या जा रहा है, उस दिन आपको इसमें डेट डालनी है। क्योंकि जनरली कई सेंटर्स जिस दिन हमने चेक बनाया उसी चेक पर ही वो एंट्री कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे यहाँ जो चेक बना था वो 10 तारीख का, लेकिन जो हमारा क्लियरिंग हुआ वो 17 तारीख को। अब हमने 10 तारीख की एंट्री कर दी और हमने मैच भी कर लिया, परंतु हमारा फिर बैंक बैलेंस जो पासबुक एंट्री है वो मैच नहीं होगी। तो हमें ये ध्यान देना है कि जिस डेट में हमारी पासबुक में पैसा आ रहा है या जा रहा है उसी डेट में हमें एंट्री करनी है। मान लीजिए 17 जुलाई को हमारे पास पैसा हमने किसी को दिया, तो अगर वो कैश में दिया, चेक से दिया, ऑनलाइन पेमेंट किया, जैसे हमने डोनेशन में जाना, तो वैसे ही हमें इसमें देखना है। तो अगर हमने मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट किसी सेंटर को दिया, तो फ्रॉम में हम जाएंगे, मान लीजिए हमने चेक से पेमेंट किया, तो चेक में जिस सेंटर को आपने पैसा दिया, मान लीजिए हमने लाजपत नगर को पैसा दिया, तो यहाँ पर आपको उस सेंटर का नाम, उस सेंटर का सर्टिफिकेट नंबर और उस सेंटर की बहन का नाम आएगा। तो हमें ये बहुत ध्यान देना है। जैसे मान के लीजिए यहाँ पर लाजपत नगर के 3 सेंटर्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपने किस सेंटर में, मान लीजिए 1 नंबर में आप चंदर दीदी इंचार्ज है, 4 में जया बहन है और 3 में ममता बहन है, तो किस सेंटर पर आपने पैसा वो दिया है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हमने 1 में दिया, तो यहाँ पर आप चेक भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप कैश में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अपने सेंटर से दूसरे सेंटर में कैश चाहिए था या उनको ज़रूरत थी, तो हमने उनको कैश में पैसा दिया, तो यहाँ पर आप कैश में या चेक में उनका डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास बैंक एक ही होता है जनरली सेंटर्स में, हमारे पास 2 हैं इसलिए बार बार शो हो रहा है। तो मान लीजिए हमने PNB से उनको वो चेक दिया, तो यहाँ पर हम चेक का डिटेल डालेंगे और जिस डेट में मैंने चेक बनाया और जिस डेट में मेरा चेक क्लियर हुआ, तो उस डेट में मैंने वो एंट्री किया। तो इसको हम पर्पस में फिर जर्नल करेंगे। जर्नल करने के बाद हम इस एंट्री को सेव कर देंगे। तो ऐसे आप चाहे किसी सेंटर में आता है या किसी सेंटर पे पैसा जाता है, चाहे वो कैश है, चाहे वो चेक है, चाहे नेफ्ट से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि ये पैसा देने के बाद, क्योंकि हमारे प्रिंट आउट तब तक नहीं निकलेंगे, मान लो मैंने पैसा लाजपत नगर को दे दिया, परंतु लाजपत नगर ने उस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाँ एक्चुअल में ये पैसा मुझे दिया गया है। तो अगर जब तक वो सेंटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आपका अकाउंट का प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। तो जब आपका इंटरनल ट्रांसफ़र कि जब वो एंट्री हो जाती है, तो यहाँ पर आपको ये रेड मार्क में दिखाएगा कि आपका ये पेंडिंग है, जो इंटरनल ट्रांसफ़र अभी तक मैच नहीं हुए। ये आप देख रहे हैं इसमें कलर चेंज है, इसका मतलब ये एंट्री आपकी मैच नहीं हुई है। तो जब आप इंटरनल ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं, तो आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं इसमें बहुत सारी अनमैच्ड एंट्री दिखा रहा है, कुछ मैच हो गई हैं, कुछ अनमैच्ड है।
मैच एंट्री कौन सी है? जो आपने किसी सेंटर को दिया और उसने उस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया है कि एक्चुअल में ये पैसा हमारे पास आया है। तो जैसे ही वो एंट्री मैच हो जाएगी तो वो आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर 22 मई की एंट्री मैच हो गई है। तो जैसे ये देखिए 22 मई को 17,100 का ट्रांसफ़र कहीं से हुआ था, तो वो एंट्री मैच हो गई तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्रीज मैच नहीं हुई हैं, तो वो इसलिए अलग कलर में हमें शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जितनी भी अनमैच एंट्रीज हैं वो इसका मतलब उस सेंटर ने हमारी एंट्रीज को मैच नहीं किया है। परंतु हमें इस चीज़ का ध्यान देना है, अगर हमारी एंट्री दोनों तरफ से मैच हो गई, मैंने एंट्री किया और सामने वाले ने मैच कर लिया, उसके बाद मैं उस एंट्री को चेंज नहीं कर सकती हूँ। अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी करेक्शन करनी है, उसके लिए मुझे मधुबन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप एंट्री करें बहुत सोच समझ के हर चीज़ को डिटेल से भरें, और सामने वाला भी जब उस एंट्री को मैच करे तो उसको बहुत ध्यान से करे, क्योंकि अगर दोनों की तरफ से एंट्री मैच हो गई, चाहे मैंने किया चाहे सामने वाले ने किया, अगर एंट्री मैच हो गई तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मान लो मैंने उस एंट्री को किया और वो दूसरे सेंटर में मुझे डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पर मैंने दूसरे सेंटर का डिटेल खोला हुआ है। मान लो मित्राओं सेंटर में मैंने पैसा दिया, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने मित्राओं सेंटर का डिटेल खोला तो आप अकाउंट्स में जाके जब इंटरनल ट्रांसफ़र में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अनमैच दिखा रहा है। यहाँ पर अनमैच मतलब मेरी तरफ से मैंने आपको एंट्री दे दी परंतु आपने मैच नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट ट्रांसफ़र। आपके पास पैसा आया है या गया है, जो भी हुआ है, तो कोई भी एंट्री कर सकता है। मान लो मैंने दूसरे सेंटर को पैसा दिया है तो मैं भी एंट्री कर सकती हूँ और वो भी कर सकता है। अगर उसने मुझे पैसा दिया है या लिया है तो कोई भी एंट्री इसको कर सकता है। मान लो 22 मई में मेरे पास ये एंट्री पासबुक में क्लियरिंग हुआ है, तो यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पर एक ही बैंक है तो ये सेंट्रल बैंक का डिटेल पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा चेक डेट 18 मई था, लेकिन क्लियरिंग कब हो रहा है, 22 मई को। तो यहाँ पर मुझे वो क्लियरिंग डेट डालना है कि 22 मई को मेरा ये चेक यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ये सब एंट्री वहाँ पर मान लीजिए हरिनगर में किया हुआ है, मित्राओं में जस्ट वो डिस्प्ले हो रहा है, मुझे उस क्लियरिंग डेट को डालना है और बाकी सब डिटेल्स को चेक करना है। उसके बाद हम इस एंट्री को सेव कर देंगे। जैसे ही आप इस एंट्री को मैच करेंगे तो इंटरनल ट्रांसफ़र से ये एंट्री ख़त्म हो जाएगी, मतलब आपकी एंट्री मैच हो गई है। तो अगर हम इसको सेव करते हैं, जैसे हमने सेव किया, अब देखिए इंटरनल ट्रांसफ़र से वो एंट्री यहाँ से चली गई है। तो यहाँ से एंट्री जाते ही अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पर कैश बुक में देखें, अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर जो मित्राओं का, यहाँ पर देखिए रेड कलर शो हो रहा था, रिफ़्रेश करते ही आप देखिए यहाँ पर मित्राओं की जो एंट्री थी वो उसका कलर चेंज हो गया है। तो जब हम सेंटर टू सेंटर एंट्री को मैच कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इंटरनल F5 से आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मित्राओं की एंट्री यहाँ पर मैच शो हो रही है। तो जब तक आपके पास यहाँ पर अनमैच एंट्री होगी तब तक आपका अकाउंट आप फाइनल नहीं कर सकते हैं, आपके प्रिंट आउट नहीं निकलेंगे। तो आपको उस सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी सेंटर को आपने पैसा दिया है, तो वो आप जब तक मैच नहीं करेंगे एंट्री तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें उन एंट्रीज़ को मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ही हमने एंट्री को मैच किया तो यहाँ पर हमें वो कैश बुक में शो करेगा। तो इसलिए ऐसे हमें इंटरनल ट्रांसफ़र करना है। अगर हमने सेंड टू हेडक्वार्टर किया है तो उसकी भी सेम एंट्री होगी। मधुबन में हमने पैसा दिया है, चाहे कैश से दिया है, चाहे चेक से दिया है, या हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, तो उसकी डिटेल भी हमें ऐसे ही एंट्री करनी है। कैश में या चेक से दिया है, आबू में दिया है, और कौन से बैंक से दिया है, चेक डिटेल, फिर ट्रांसफ़र अमाउंट, पर्पस, जो भी हमने आबू में पैसा दिया है, तो वो फिर आपको इसकी मैचिंग के लिए, इसको मैच करने के लिए आपको मधुबन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जनरली मधुबन वाले इसको मैच कर लेते हैं। तो इसलिए ऐसे हमें इंटरनल ट्रांसफ़र मतलब एक सेंटर का, एक संस्था का
जब दूसरे सेंटर की सेम संस्था के साथ हमारा मैचिंग होता है तब हम इसको इंटरनल ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज हमने ये विशेष जाना कि जो डोनेशन कैश में हमारे पास आता है उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, या कोई संस्था में हमें गिफ्ट आइटम देता है, कोई भी मूवेबल एसेट है या व्हीकल है, चाहे कोई भी थिंग हमें देता है, उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, और नोटबुक में हमें एंट्री कैसे करनी है। जो भी खान पान का खर्चा होता है, जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हैं, उसके बारे में हमने जाना। और साथ में इंटरनल ट्रांसफ़र, ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है। एक संस्था का एक ही संस्था में, सेम संस्था में ही लेन देन हो सकता है, एक संस्था का डिफरेंट संस्था के साथ हमारा लेन देन नहीं हो सकता है। तो आज कल हम और नई चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कनेक्ट 1 में हमें एंट्री कैसे करनी है। आज के हम इस विषय को, एंट्रीज के विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो